अगला लेसन है हमारा सिलेक्टेड स्नॉबरीज। स्नॉबरी द एसे इज रिटन बाय एल्डस हक्सले। द एसे सिलेक्टेड स्नॉबरीज, ये एक तो जब मैं बोल के लिखता हूँ तो इसमें मिस्टेक्स आ जाती है। द एसे सिलेक्टेड स्नॉबरीज, एस को आपको लिखना है एसे, सिलेक्टेड स्नॉबरीज की स्पेलिंग गलत होगी, ये लिखनी है। इज टेकन फ्रॉम एल्डस हक्सलेज बुक ऑफ एसेज, टाइटल आएगा, अनटाइटल नहीं आएगा, म्यूजिक एट नाइट। तो ये पूरी लाइन में बहुत मिस्टेक रह गई है। ये जो ऐसे है वो एल्डस हक्सले की बुक म्यूजिक एट नाइट से लिया गया, ये याद रख लेना। इन दिस एसे द राइटर डिस्कसीज द नेचर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्नॉबरीज। तो इस एसे में राइटर डिस्कस करता है स्नॉबरीज के नेचर को। अब स्नॉबरीज क्या होती हैं? स्नॉबरीज आदमी का वो व्यवहार होता है, वो थिंकिंग होती है जिसमें वो सोचता है कि इस चीज़ से मेरा स्टेटस समाज में कुछ अलग ही है। जैसे किसी चीज़ को पा करके वो अपने आप को लोगों से उच्च फील करवाता है, अपने आप को लोगों से हटके फील करता है, उसको हम स्नॉबरी कहते हैं। जैसे कई लोगों को ब्रांडेड कपड़े पहनने का बड़ा शौक होता है, वो ब्रांडेड कपड़े पहन करके फील करते हैं कि हम वेल्दी दिख रहे हैं, हम सुंदर दिख रहे हैं, हम औरों से अलग दिख रहे हैं। कई लोगों को अच्छे अच्छे कार में जाने का शौक़ होता है, अच्छे अच्छे घर बनाने का शौक़ होता है। कुछ लोगों को और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो अपने आप को अलग पाते हैं औरों से। तो ये स्नॉबरीज जो है वो कई तरह की होती हैं, और जो आदमी स्नॉबरीज में बिलीव करता है उसको हम स्नॉब कहते हैं। स्नॉब लिटरली मीन्स ए वल्गर पर्सन। शाब्दिक रूप से स्नॉब का अर्थ है एक वल्गर पर्सन। वल्गर का मतलब एक लो टाइप का आदमी, अच्छा आदमी ना हो जो, तो लो ही होगा वो अगर जो आदमी अपने आप को एक झूठा अहंकार प्रदर्शित करना चाहता है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपका स्टेटस बड़ा है, तो उसको शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो आदमी कंटिन्यूसली अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि हम आप जैसे नहीं हैं, हम अलग हैं, हम ऊंचे हैं। तो हर चीज़ में हो सकती है ये स्नॉबरी, जरूरी नहीं कि पैसे में भी हो। कई आदमी होते हैं वो शो ऑफ करते हैं स्टडी का कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, हमारा तो स्टैंडर्ड ही अलग है। कई लोग खाने में भी स्नॉबरी शो करते हैं कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं, हम तो हमारी बात ही अलग है। कई लोग जब बीमार हो जाते हैं ना, तो उसमें भी स्नॉबरी शो करते हैं कि मुझे तो ये रोग हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं जो उच्च वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको लगता है कि इस रोग के बारे में बताऊंगा तो मेरा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी, इस तरह की भी स्नॉबरीज आ जाती हैं, और हर एक व्यक्ति में भी पाई जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत। इट जनरली मीन्स ए पर्सन हुज कंडक्ट और ओपिनियन इज influenced by consideration of social position or wealth. Next line, it generally means a person whose conduct or opinion is influenced by consideration of social position or wealth. ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्नॉब के बारे में बताया गया कि स्नॉब पर्सन जो होता है वो कौन होता है। इट जनरली मीन्स ए पर्सन, एक ऐसा आदमी जिसका कंडक्ट या ओपिनियन, यानी जिसका व्यवहार या जिसके विचार इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं किससे? सोशल पोजीशन से या वेल्थ से, बाय कंसिडरेशन ऑफ सोशल पोजीशन और वेल्थ। यानी वो हर चीज़ में सोशल पोजीशन और वेल्थ देखता है, और उस हिसाब से ही अपने विचार और अपना व्यवहार करता है कि किस विचार से और किस व्यवहार से उसकी सोशल पोजीशन चेंज हो सकती है और उसकी जो वेल्थ है वो दिखे लोगों को। तो इस तरह का जो आदमी होता है उसको हम स्नॉब कह देते हैं। ए स्नॉब इज ए पर्सन ऑलवेज वांट्स टू शो हिमसेल्फ डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। तो स्नॉब एक ऐसा आदमी होता है जो अपने आप को हमेशा अलग दिखाने की कोशिश करता है हर तरह के तरीक़ों से। तो इस ऐसे में कौन कौन सी स्नॉबरीज के बारे में बताया गया है? ये सारी हैं। मॉडर्निटी स्नॉबरी, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को मॉडर्न दिखाने की चाहत में बहुत कुछ चीज़ें करते हैं। आर्ट स्नॉबरी हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को कला प्रेमी दिखाने के लिए कला की बड़ी चीज़ों को शौक देख खरीदते रहते हैं, उनका शो ऑफ भी करते रहते हैं। डिजीज़ स्नॉबरी, ये भी बताया था, कुछ लोगों को इस बात से भी स्नॉबरी होती है कि उनको जो बीमारी लगे वो भी हाई स्टैंडर्ड की लगे। अब अपन किसी को कहें कि फोड़ा हो गया तो वो तो एक बड़ा लो लेवल का है। अगर हम कहें शुगर है, बीपी हाई हो गया है, ये जनरली मानी जाती हैं हाई क्लास की बीमारियाँ। बूज स्नॉबरीज, कुछ लोगों को बूज स्नॉबरीज होती हैं जो दारू पीने के शौकीन होते हैं। वो ऊंची ऊंची महंगे ब्रांड की शराब पीते हैं, भले उनका टेस्ट अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए अच्छे अच्छे हाई लेवल की शराब पीते हैं, वो बूज स्नॉबरीज हो गई। कल्चर की स्नॉबरी हो गई, कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ इस तरह का दिखावा किया जाए कि लोगों को हाई कल्चर का माने। स्नॉबरी ऑफ फैमिली हो गई, स्नॉबरी ऑफ इग्नोरेंस एंड स्टुपिडिटी हो गई। कुछ लोगों को इस चीज़ की भी स्नॉबरी होती है। जैसे आजकल के लोग कहते हैं ना, मुझे तो हिंदी नहीं आती, भाई हिंदी तो हमने कभी पढ़ी नहीं है, उसमें गर्व महसूस करते हैं वो। हिंदी नहीं आना एक गर्व की बात है, इंग्लिश आना गर्व की बात है। इंग्लिश आती है, मैं तो हिंदी तो आती नहीं, भले हिंदी में ही पले बड़े हों। तो इस तरह से कई बार किसी चीज़ का अज्ञानता होती है, वो भी आपको हाई लेवल का एहसास करवाती है। ये सारी तरह तरह की स्नॉबरीज हैं। स्नॉबरी एब एंड फ्लो। अब स्नॉबरीज की खास बात यह है कि वो एब और फ्लो होती हैं, यानी वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। कई स्नॉबरीज है, किसी का काल आता है, अच्छा टाइम आता है तो उस स्नॉबरीज को अच्छा माना जाता है, लेकिन उससे में भी किसी स्नॉबरी की वैल्यू कम भी होती है। देयर एम्पायर राइजेज डिक्लाइंस एंड फॉल। तो कुछ स्नॉबरीज ऐसी होती हैं कि उनका एम्पायर राइज होता है, डिक्लाइन होता है और फिर ख़त्म भी हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं ना कि किन चीज़ों का ट्रेंड आता है, फिर वो बहुत दिनों तक बना रहता है और बाद में वो ऐसी पिटती हैं चीज़ें कि उनका नाम लेना भी कोई पसंद नहीं करता है। वट वर गुड स्नॉबरीज ईयर्स अगो और नाउ आउट ऑफ फैशन।
जो स्नोबरीज कुछ सालों पहले अच्छी मानी जाती थी, आजकल वो आउट ऑफ फैशन हो गई हैं। आ रहेगा यहाँ पे, मॉडर्निटी स्नोबरी इज़ क्वाइट पॉपुलर नाउ इट इज़। तो ऐसे जिस समय लिखा गया उस समय मॉडर्निटी स्नोबरी ज़्यादा पॉपुलर थी। द रीज़न फॉर दिस इज़ इकोनॉमिक, और उसका कारण क्या बताया है राइटर ने, इकोनॉमिक। ये मॉडर्निटी स्नोबरी तो हमेशा ही रहती है, हर समय लोग अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं। और उस मॉडर्निटी स्नोबरी में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि आजकल के ज़माने में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तेज़, मशीनों के आविष्कार के बाद जब प्रोडक्शन चेंज हो गया तो उसको खपाने के लिए ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं नई नई तरकीबें लाते हैं, तरह तरह से प्रचार करते हैं। ये प्रचार करते हैं कि ये चीज़ तो भी आउट ऑफ फैशन, अब ये चीज़ पहनो, अब ये चीज़ पहनो। उसमें हमारे फिल्मी स्टार, क्रिकेटर्स या और भी जो भी सेलिब्रिटीज़ लोग हैं वो उनकी हेल्प करते हैं ये बताने में कि ये मॉडर्न हो गया, ये मॉडर्न हो गया। तो लोग पुरानी चीज़ों को डिस्कार्ड करते जाते हैं, नई चीज़ें लेते रहते हैं। द मॉडर्निटी स्नोबरी इज ए पर्सन हु कीप्स चेंजिंग हिज थिंग्स रैपिडली। तो जो आदमी इस स्नोबरी से पीड़ित होता है ना, वो हमेशा अपनी चीज़ें बदलता रहता है अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए। ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। और एक मॉडर्न स्नोब जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट का बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसे देता रहता है, नई नई चीज़ें खरीदता रहता है उनसे। द न्यूज़ पेपर्स हेल्प द प्रोड्यूसर्स बाई बीइंग द बेस्ट मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। और उस समय, क्योंकि ये ऐसे बहुत पुराना लिखा हुआ है, तो उस समय एडवर्टाइजिंग का एक ही तरीका था न्यूज़पेपर्स। आजकल तो टीवी भी है, मोबाइल भी है और बहुत सारी चीज़ें हो गई है। तो ये उस समय न्यूज़पेपर जो थे वो प्रोड्यूसर्स के लिए एक बेस्ट एडवर्टाइजिंग का तरीका था। उससे एडवर्टाइजमेंट करके वो मॉडर्न लोगों को लुभाते थे। इट इज़ इन द प्रोड्यूसर्स इंटरेस्ट टू एनकरेज मॉडर्निटी स्नोबरी। और ये चीज़ें उन लोगों के हित में ही तो है जो लोग नई नई चीज़ें बनाते हैं, बहुत बड़े स्तर पे उत्पादन करते हैं। उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये बिकें भी, और बिकने के लिए फिर एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है, लोगों को ये बताना भी ज़रूरी है कि भाई ये चीज़ मॉडर्न है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्ट स्नोबरीज। अभी दूसरी बात वो करता है आर्ट स्नोबरी की, प्लेटोनिक और अनप्लेटोनिक। ये याद रखना आपको, इस तरह के 2 तरह की आर्ट स्नोबरी बताई हैं, प्लेटोनिक और अनप्लेटोनिक। प्लेटोनिक मेयरली टेक एन इंटरेस्ट इन आर्ट वाइल अनप्लेटोनिक बाय आर्ट। ये फंडामेंटल डिफरेंस है कि प्लेटोनिक जो स्नोब लोग हैं वो सिर्फ आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, भाई ये चीज़ आर्ट की ये है। लेकिन जो अनप्लेटोनिक होते हैं उनको भले ही कुछ पता हो ना पता हो आर्ट के बारे में, लेकिन वो खरीदते ज़रूर है, म्यूजियम में जा करके या बोली पे जा जाके ऊँची ऊँची बोली लगा करके पुरानी चीज़ें खरीदते हैं और अपने आप को आर्ट का लवर घोषित करते हैं। एन आर्ट कलेक्शन कैन रिप्रेजेंट मनी मोस्ट इफेक्टिवली। और ज़्यादातर लोगों के लिए अपने मनी को शो करने का एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है ये कि आर्ट की चीज़ें खरीद करके उनको एक डिस्प्ले में रखें अपने घर में। स्नोबरी हैज़ ग्रेट सोशल वैल्यू ऑल्सो। तो स्नोबरी बुरी चीज़ भी नहीं है इतनी भी, इसकी सोशल वैल्यू भी है। इट प्रोमोट्स एक्टिविटी, क्योंकि स्नोब जो लोग होते हैं, स्नोबरी जो जिन्होंने पाल रखी है, वो एक्टिविटी तो करते ही रहते हैं, कोई ना कोई अपने आप को अलग दिखाने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं वो। एवरी स्नोबरी डिमांड्स ऑफ इट्स डिवोटीज अनसीजिंग एफर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर स्नोबरी अपने डिवोटी से, अपने श्रद्धालु से डिमांड करती है, मांगती है क्या, अनसीजिंग एफर्ट्स, कभी ना रुकने वाले प्रयास। क्योंकि अगर आपको अलग दिखना है, अपने आप को हाई स्टेटस का दिखाना है, भले किसी भी फील्ड में दिखाना हो, तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा। एक्टिव नहीं होगे तो आप पीछे रह जाओगे। अगला है हमारा ऐसे इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता की प्रशंसा में। अज्ञानता बुरी चीज़ नहीं है, ये बताया गया है। अज्ञानता तो एक आशीर्वाद है, एक ब्लिस है, और हर आदमी इग्नोरेंट है, क्योंकि नॉलेज तो बहुत ही सीमित मात्रा में हो सकता है किसी आदमी को। तो ये ऐसे लिखा हुआ है हेलर बेलक का। इन दिस ऐसे द राइटर डिस्क्राइब्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट होने के फ़ायदे बताए हैं। ही रोट दिस ऐसे ऑन द मॉडल ऑफ इरेसमस बुक द प्रेज ऑफ फॉली। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसने ये ऐसे, इरेसमस एक राइटर था बहुत ही पुराना, उसने एक बुक लिखी थी इन प्रेज ऑफ फॉली, उसके ऊपर लिखी है, उससे प्रेरित होकर के लिखी है, उसको मॉडल माना है। इग्नोरेंस रूल्स मैनकाइंड। तो इग्नोरेंस रूल करती है मैनकाइंड को, मानवता पर शासन करती है इग्नोरेंस, अज्ञानता। आवर फील्ड ऑफ नॉलेज इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द वास्ट ओशियनिक फील्ड ऑफ आवर इग्नोरेंस। तो हमारा जो ज्ञान का क्षेत्र है, जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज है, वो बहुत ही छोटा है, समुद्र में एक बूंद के समान है। अगर हमारा नॉलेज इतना कम है कि वो एक बूंद है, और अज्ञानता इतनी है जैसा कि एक महासागर, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें कुछ भी नहीं आता है। इट इज़ गुड टू बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर इग्नोरेंस। और ये अच्छी बात है कि हमें अपनी अज्ञानता का एहसास हो कि हम कितना नहीं जानते हैं। बिकॉज नॉलेज ऑफ आवर इग्नोरेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग। क्योंकि जब हमें अपनी अज्ञानता का नॉलेज हो जाता है, वो हमारा ज्ञान की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम है। द एग्जामिनेशन सिस्टम रिवील्स टू अस आवर इग्नोरेंस ऑफ मैनी ऑफ द थिंग्स विच वी आर सपोज टू नो। और जो आज का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो हमें यह बता देता है कि हम किन चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते हैं। द राइटर ह्यूमरसली स्टेट्स दैट इग्नोरेंस हैज ए स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट। और आगे वो मजाक में ये भी कहता है कि इग्नोरेंस जो है उसका एक स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट भी है, एक आध्यात्मिक गुण भी है। इग्नोरेंस फ्लड्स द माइंड विद हैप्पीनेस। इग्नोरेंस जो होती है, अज्ञानता जो होती है, वो इंसान को खुश रखती है। क्योंकि अगर हमें हर चीज़ का ही पता हो जाए तो हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे। अगर हमें भविष्य का पता लग जाए कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे, हम कुछ भी कर भी नहीं पाएंगे। इग्नोरेंस ये जो हमसे तरह तरह के काम करवा लेती है। हमारे शरीर में, हमारे पेट में क्या चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता होता। भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता हो रहा है। अब आज जिस प्रेजेंट कंडीशन में हम जिस जगह हैं, हमें उस जगह का थोड़ा बहुत पता है, बाकी जगहों पे क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता है।
In writer's view, all our loves, all our hero worships, our dramas, our hopes of peace in future and our vision of fortune are the fruits of ignorance. तो fruits of ignorance क्या क्या हैं, ignorance के फल क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें ना जो अज्ञानता का ही कारण है। क्या हमारा सारे जो हम प्यार करते हैं एक दूसरे से वो अज्ञानता पर बेस्ड है। हम जितने भी हीरो वर्शिप करते हैं, जिनको भी हमने आइडियल मान रखा है, वो अज्ञानता का परिणाम है। आवर होप्स ऑफ पीस इन फ्यूचर, हम ये सोचते हैं कि भविष्य में सब अच्छा हो जाएगा, ये भी अज्ञानता का परिणाम है। आवर विजन ऑफ फॉर्च्यून एंड आर फ्रूट्स ऑफ इग्नोरेंस, और हमारा जो फॉर्च्यून का विजन है, जो हमें लगता है कि भविष्य में हम अगर गरीब है तो अमीर हो जाएंगे, पैसा हो जाएगा, समृद्धि हो जाएगी, सब अज्ञानता पर जो बेस है। एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। वी फेस ग्रेट डिफिकल्टीज एंड सिचुएशन ब्रेवली बिकॉज वी डू नॉट नो वट वुड हैपन इन फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या होने वाला है हम कभी नहीं जानते, और हमें क्योंकि हमें नहीं पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए हम हर तरह की समस्याओं का सामना, डिफिकल्टीज़ का ब्रेवली कर लेते हैं। ब्रेवली का मतलब बहादुरी से हर चीज़ का सामना कर लेते हैं। जब कोई युद्ध लड़ते हैं, अगर हमें पहले ही पता लगेगा कि हम नहीं जीतेंगे, हम हारेंगे, तो हम उस युद्ध को लड़ेंगे कैसे? तो क्योंकि हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम उसको ब्रेवली लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं कई बार। इन द एंड द राइटर थैंक गॉड फॉर हिज ओन इग्नोरेंस, तो एंड में वो अपनी इग्नोरेंस के लिए भगवान को थैंक कहता है। इट इज़ बाई इग्नोरेंस अलोन दैट वी एडवांस थ्रू द रफ सीज ऑफ दिस आवर मॉर्टल लाइफ। ये ऐसे की एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि इग्नोरेंस के सहारे ही हम जीवन रूपी भवसागर को पार करते हैं। ठीक है, इग्नोरेंस अलोन यानी इग्नोरेंस अकेली के दम पर वी एडवांस हम आगे बढ़ते हैं थ्रू द रफ सीज। ये जो रफ सी है, जीवन रूपी रफ सी है, जीवन का जो एक ये समुद्र है, उसको हम इस मॉर्टल लाइफ का, इस नश्वर जीवन का जो ये समुद्र है, इसको हम पार करते हैं किसके सहारे? इग्नोरेंस के सहारे। ओके, नेक्स्ट लेसन है ऑन गुड रेजोल्यूशंस। ये लिखा है रॉबर्ट लिंड ने, और इसको माना जाता है चार्ल्स लैम्ब का डिसेंडेंट, चार्ल्स लैम्ब का वंशज माना जाता है। वंशज का मतलब इसका जो लिखने का तरीका है वो चार्ल्स लैम्ब जैसा भी है। पहला जो ऐसे था थर्ड थॉट, वो भी इसी से प्रेरित था, ये भी फिर से चार्ल्स लैम्ब का नाम आ गया, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब बहुत ही फेमस है अपने एसेज के लिए और खास करके अपने रोमांटिक स्टाइल के लिए। रोमांटिक स्टाइल का मतलब यहाँ है फुल ऑफ इमेजिनेशन। दिस ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ दिस एंड दैट। याद रखना है कि ये जो ऑन गुड रेजोल्यूशन है ये द बुक ऑफ दिस एंड दैट से लिया गया है। इन दिस एसे द राइटर डिफेंड्स टेकिंग गुड रेजोल्यूशन इवन इफ दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड। तो इस एसे में राइटर जो हम अच्छे रेजोल्यूशन लेते हैं, जो अच्छे संकल्प लेते हैं ज़िंदगी में कि आज से मैं ये करूँगा, वो करूँगा, जो भी अच्छे अच्छे काम करने होते हैं कि जल्दी उठूँगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखूँगा, समय पर पढ़ाई करूँगा, तो इस तरह के जितने भी गुड रेजोल्यूशन हम लेते हैं उनको डिफेंड करता है कि वो अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ तो है ही है, परंतु वो अच्छे तब भी हैं अगर हम उनको एग्जीक्यूट भी ना करें, भले ही हम उनको कर ना पाएँ। आपने रेजोल्यूशन लिया लेकिन आप उसमें सफल नहीं हुए, तो भी वो एक अच्छी चीज़ है कि आपने एक अच्छा रेजोल्यूशन तो लिया कम से कम। ये आपकी अच्छाई को दिखाता है, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाता है। या आपने मान लो डिसाइड किया कि सुबह रोज़ जल्दी उठेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आप कर नहीं पाए, लेकिन कम से कम आपने ये रेजोल्यूशन तो लिया, यानी आपका एटीट्यूड तो पॉजिटिव था उसके प्रति। अकॉर्डिंग टू द राइटर गुड रेजोल्यूशंस आर एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर वर्च्यू। तो यही बात आ गई कि जब हम कोई भी गुड रेजोल्यूशन लेते हैं तो वो हमारी वर्च्यू को शो करता है, हमारी अंदर की जो अच्छाई है उसको शो करता है। देयर आर मैनी ऑब्स्टैकल्स इन कैरिंग आउट गुड रेजोल्यूशंस इनटू रियलिटी। तो गुड रेजोल्यूशंस को कैरी आउट करने के लिए, यानी उनको लागू करने के लिए बहुत सारी ऑब्स्टैकल्स आ जाती हैं उनके आगे बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, जिससे उनको रियलिटी में हम नहीं चेंज कर सकते। गुड रेजोल्यूशंस रिफ्लेक्ट वंस प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। तो जो आदमी गुड रेजोल्यूशन लेता है वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, वो चीज़ दिखाती है उसकी प्योरिटी को और उसकी स्ट्रेंथ ऑफ माइंड को, कि वो प्योर है, और उसकी मानसिक शक्ति जो है उसको शो करती है गुड रेजोल्यूशन लेने की प्रक्रिया। ए मैन होल्ड्स वेरी स्ट्रॉन्ग आइडियल्स इन हिज चाइल्डहुड विच आर वेरी हार्ड टू अचीव। बचपन में क्या होता है, हर आदमी के स्ट्रॉन्ग आइडियल्स बन जाते हैं। बचपन में हम बच्चे को जो कुछ भी सिखाते हैं वो उन पर बड़ी ही कट्टरता से पालन करता है उसका। बचपन में आदमी बहुत सैद्धांतिक होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर नियमों का पालन करने की उसमें एक स्पिरिट होती है, तो उसके स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ होते हैं बचपन में, लेकिन उनको अचीव नहीं किया जा सकता है। उसको जवानी में या बड़ा होने पर एहसास होता है कि इन चीज़ों को हम अचीव नहीं कर सकते। बट एज ही गेट्स ओल्डर हिज आइडियल्स बिकम मोर प्रैक्टिकल। तो जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है उसको पता लगता है कि ये जो आइडियल्स है अचीव नहीं किया जा सकते, तो वो प्रैक्टिकल हो जाता है, थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समझौता करना सीख जाता है। गुड रेजोल्यूशंस आर अप्रैल ऑफ वर्च्यू विद नो सितंबर टू फॉलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गुड रेजोल्यूशन जो होते हैं ना, वर्च्यू का अप्रैल है, अप्रैल का मंथ होता है ना, वो बिजाई का होता है, जब हम बीजते हैं किसी चीज़ को, बोते हैं, और सितंबर का महीना होता है जब हम फसल काट लेते हैं, हमें हार्वेस्ट मिल जाता है, उपज मिल जाती है। तो वो ये कहते हैं कि गुड रेजोल्यूशन को बस बीजा जा सकता है, शुरुआत हो सकती है, लेकिन उससे फल लेना सितंबर उसका नहीं आता है। गुड रेजोल्यूशन के परिणाम मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, अप्रैल ऑफ वर्च्यू जरूर है वो। अप्रैल इज़ अ मंथ ऑफ परफॉर्मेंस। तो अप्रैल मंथ है परफॉर्मेंस का, शुरुआत करने का, और सितंबर मंथ होता है फुलफिलमेंट का, जहाँ परिणाम मिलते हैं। व्हेन रेजोल्यूशंस आर एग्जीक्यूटेड ऑन ए रेगुलर बेसिस दे स्टॉप गिविंग प्लेजर। एक खास बात और ये है कि जब रेजोल्यूशंस को हम रेगुलर बेस पर एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं तो फिर कोई आनंद भी नहीं आता है। जैसे मान लो आपने सुबह जल्दी उठने का रेजोल्यूशन लिया, तो पहले दिन जब आप उठ गए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरे दिन उठ के तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने अचीव कर लिया कुछ। लेकिन अगर आप लगातार उठने लग गए जल्दी, फिर प्लेजर नहीं आएगा, फिर आपका रूटीन बन जाता है वो। ओके,
हाई साउंडिंग रेजोल्यूशंस नीड ए गुड अमाउंट ऑफ फेथ एंड पेशेंस। और जो बड़े बड़े रेजोल्यूशन हम लेते हैं जिनको करने में बहुत ज़्यादा हिम्मत और पैसा या बहुत ज़्यादा बल लगने वाला होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फेथ और पेशेंस भी चाहिए हमें, बहुत विश्वास और बहुत धैर्य भी चाहिए होता है। इन द एंड रॉबर्ट लिंच सेज दैट आवर हैबिट्स आर मेन ऑब्स्टेकल इन द पाथ टू सक्सेस। लास्ट में वो ये कहता है कि हमारी जो हैबिट्स है ना, वो हमें सफलता के मार्ग पे जाने से रोकती हैं, यानी हैबिट्स जो हैं वो मेन ऑब्स्टेकल्स हैं। दस गुड रेजोल्यूशंस शो मैन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसलिए जो गुड रेजोल्यूशंस हैं वो आदमी की शक्ति और वीकनेस दोनों को दिखाते हैं कि गुड रेजोल्यूशन आप लेकर के कितना उसको एग्जीक्यूट करते हो, इससे पता लग जाता है आदमी का जो नेचर है वो कैसा है, कितना उसमें शक्ति है, कितना उसमें सामर्थ्य है और कितनी उसकी कमजोरियाँ हैं। ओके, आगे है ऑन गेटिंग ऑफ टू स्लीप। गेटिंग ऑफ टू स्लीप का मतलब सोने जाना, नींद आना। तो ये ऐसे लिखा गया है जे बी प्रिस्टले का। द थीम ऑफ द एसे इज इंसोम्निया, इरिटेशन, रेस्टलेसनेस, इग्नोरेंस, एरोगेंस एंड सिंपथी। तो ये इसकी थीम है ऐसे की। क्या क्या? इंसोम्निया, अनिद्रा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, अज्ञानता, अहंकार और सहानुभूति। द एसे इज टेकन फ्रॉम द इस पेपर्स फ्रॉम लिलीपुट कलेक्शन। पेपर्स फ्रॉम लिलीपुट कलेक्शन, इससे ये से लिया गया है। तो इसमें दिक्कत है राइटर को कि उसको नींद नहीं आती। द राइटर फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। राइटर को नींद लेने में दिक्कत होती है। नींद तो उसको आती है लेकिन पढ़ता ही नहीं आती है। ऐसा नहीं कि बेड पर पढ़े और सो गए, उसके दिमाग चलता रहता है। दिन में क्या हुआ वो सारा उसके आगे दिमाग में आता रहता है, नए नए विचार आने लग जाते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं। तो वो कहता है कि सोने से पहले मेरे दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, तो मैं सो नहीं पाता हूँ। व्हेन ही ट्राइज टू स्लीप मैनी फैसिनेटिंग एंड नोबल आइडियाज़ कम इनटू हिज माइंड। जब वो सोने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे फैसिनेटिंग और नोबल आइडियाज़ आते हैं। फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक, नोबल का मतलब नवीन, नए। ही फील्स दैट ही कैन राइट ऑन एनी टॉपिक। उसको उस समय जब वो सोने लगता है ना, तब उसको लगता है कि वो किसी भी चीज़ पे लिख सकता है। जब वो लिखने बैठता है तब तो उसके दिमाग में आते नहीं कुछ, सोने लगता है तब आता है। और जब वो कई बार उस कंडीशन में टेबल पे बैठ जाता है ना जाके, तब उसको नींद आने लग जाती है, तब वहाँ वो कुछ लिख नहीं पाता। हिज माइंड इज सो फर्टाइल दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड। जब वो सोने जाता है तो उसका दिमाग इतना फर्टाइल हो जाता है उस समय कि ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है। टू हिम स्लीप इज ए कोई मिस्ट्रेस एवर सकता है। टू हिम स्लीप इज ए कोई मिस्ट्रेस एवर डिमांडिंग टू बी वूड। बहुत अच्छी लाइन है ये। उसके लिए स्लीप एक ऐसी प्रेमिका है जो हमेशा चाहती है कि उसको वो किया जाए, उसको मनाया जाए, उसकी गुणगान किया जाए। जैसे शर्मीली प्रेमिका होती है, वो पास नहीं आती है, वो तरसाती है। तो नींद उसके लिए वो कोई मिस्ट्रेस है। ही कैन बिकम शेक्सपियर, बिथोवन और माइकल एंजेलो। तो सोने से पहले उसका दिमाग इतना चलता है कि उसको लगता है कि वो शेक्सपियर बन सकता है, बिथोवन बन सकता है और माइकल एंजेलो बन सकता है। शेक्सपियर तो आप जानते ही हो, लिटरेचर बहुत बड़ा लेखक है। बिथोवन एक म्यूजिशियन है और माइकल एंजेलो एक स्कल्पटर है, मूर्ति बनाने वाला है। ही ट्राइज वेरियस वेज टू स्लीप। वो तरह तरह के तरीके अपनाता है सोने के लिए। ही रिमेंबर्स लैम्स सजेशन ऑन हैविंग ए टॉक विद ए बोरिंग पर्सन होम ही कॉल्स मिस्टर एच। तो वो एक लैम्प की बात उसको एक याद आती है कि जब भी आपको नींद नहीं आए तो एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत करना शुरू कर दो इमेजिनेशन में जो बहुत ही बोरिंग हो। तो हर किसी की लाइफ में एक आदमी होता है जिसको वो बहुत बोरिंग लगता है, वो जिसके साथ बात करते हुए उसको नींद आने लग जाती है। तो लैम्प ने एक बार सजेशन दिया था कि जब नींद ना आए तो ऐसे आदमी से बातचीत करने का सोचो जो आपको बोरिंग लगे। तो उसको उसने बोला था मिस्टर एच। पर्सन्स लाइक नेपोलियन, क्रोमवेल वर एबल टू स्लीप इमीडिएटली। तो ये कुछ बड़े लोग थे, उनका जिक्र किया है कि नेपोलियन और क्रोमवेल जैसे लोग जो थे वो बहुत जल्दी सोने में काबिल थे, बहुत जल्दी सो सकते थे बिस्तर पे जाते ही। दोज पीपल हु गेट स्लीप एज सून एज देयर हेड टचेस द पिलो आर इनह्यूमन, कॉलस, बोवाइन इन द प्रैक्टिस। अब वो लोग जो बिस्तर में जाते ही सो जाते हैं, जिनमें ये कैपेबिलिटी है, राइटर उनको क्या मानता है? इनह्यूमन, अमानवीय, कॉलस, लापरवाह, और बोवाइन यानी उनका नेचर पशुओं जैसा है। क्योंकि एक आदमी जो होता है, जो क्रिएटिव होता है, वो आदमी कभी भी बिस्तर पे जाते ही नहीं सो जाएगा। पहले उसके दिमाग में सारी चीज़ें आती है जो दिन में व्यतीत होता है, सारी चीज़ों पर वो सोच विचार करता है, तरह तरह के आइडियाज़ आते हैं, फिर धीरे धीरे उसको नींद आती है। उसके हिसाब से अच्छी बात भी है। दे लैक ह्यूमर सिंपैथी, ह्यूमन सिंपैथी। ऐसे लोग जो जल्दी सो जाते हैं उनमें ह्यूमन सिंपैथी कम होती है। द ऑथर डजंट लाइक टू लिव विद सच पर्सन्स। तो ऑथर उन लोगों के साथ रहना बिल्कुल नहीं चाहता जो पढ़ते ही सो जाएं। बिकॉज ही कांट शेयर हिज डेज एक्सपीरियंस विद देम। क्योंकि वो उनके साथ अपने पूरे इवेंटफुल डे के एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर सकता है, उनसे बात नहीं कर सकता है। उनसे क्या बात करें, वो तो सो गए हैं। ओके, तो ये इतने हमारे प्रोज हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे